नमस्कार बच्चों, मैं हूँ राखी सर। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन के बारे में पढ़ेंगे। ये गद्य विभाग है जिसके लेखक हैं धीरंजन मालवीय। चलो बच्चों शुरू करते हैं चंद्रशेखर वेंकट रामन के बारे में। पेड़ से सेव गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे थे, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और जान नहीं पाया था। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नीलवर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे थे, मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सार चंद्रशेखर वेंकट रमन। बात सन 1921 की है, जब रामन समुद्री यात्रा पर थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था। वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते। लेकिन रामन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे, उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी, आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। जवाब ढूंढते ही वे विश्वविख्यात बन गए। रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1828 को तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता विशाखापत्तनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। पिता इन्हें बचपन से गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन दो विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, उनकी सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले एबीएन कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। बीए और एमए दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफ़ी ऊंचे अंक हासिल किए। रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। अपने कॉलेज के ज़माने से ही उन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। उनकी दिली इच्छा तो यही थी कि वे अपना सारा शोध कार्य को ही समर्पित कर दें, मगर उन दिनों शोध कार्य को पूरे समय करियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। उनकी तैनाती कोलकाता में हुई। कोलकाता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा। दफ्तर से फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए बहु बाजार आते, जहां इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। यह अपने आप में एक अनूठी संस्था थी, जिसे कोलकाता के एक डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास साधन का नितांत अभाव था। रामन इस संस्था की प्रयोगशाला में कामचलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते। यह अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण था, जिसमें एक साधारण दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहुदूर बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने के प्रयास करता। उन्हीं दिनों वे वाद्य यंत्र की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, जिनमें देसी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्रों थे। वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोध कार्यों के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में जहां वायलिन, चेलो या पियानो जैसे विदेशी वाद्य आए, वहीं वीणा, तानपुरा और मृदंगम पर भी उन्होंने काम किया।
उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया हैं। ये वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया और अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित किए। उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ था। मुखर्जी महोदय ने रामन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें। रामन के लिए यह कठिन निर्णय था। उस जमाने के हिसाब से वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे, जिसके साथ मोटी तनख्वाह और अनेक सुविधाएं जुड़ी हुई थी। उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना हिम्मत का काम था। रमन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ सन 1970 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में वे अपना पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध में बिताने लगे। 4 साल बाद यानी सन 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रमन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिलोरने लेने लगा तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए, जिसकी परिणति रामन प्रभाव की खोज के रूप में हुई। रामन ने अनेक ठोस द्रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। वजह यह होती है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटॉन जब तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए इनके अणुओं से टकराते हैं तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का रूप कुछ अंश खो देते हैं या पा जाते हैं। दोनों ही स्थितियां प्रकाश के वर्ण में बदलाव लाती हैं। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा वैंजनी रंग के प्रकाश में होती है। वैंजनी के बाद क्रमशः नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। इस प्रकार लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस द्रवों से गुजरते हुए जिस परिणाम में ऊर्जा खोता या पाता है उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है। रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे, मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश की अतमी सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की और इन्हें प्रोटॉन नाम दिया। रामन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। यह मुश्किल तकनीक है और गलतियों की संभावना बहुत अधिक रहती है। रामन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणुविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। यह तकनीक एकवर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों को अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी
देती है। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया है। रमन प्रभा की खोज ने रामन को विश्व के चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा किया। पुरस्कारों और सम्मानों की तो जैसे झड़ी सी लगी रही। उन्हें सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिक पुरस्कार में